हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है परमाणु, अणु और आयन का यह पांचवा पार्ट होगा। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और अणुसूत्र लिखने की विधि को देखेंगे। और संयोजकता के आधार पर अणुसूत्र किस तरह से लिखा जाता है इसको देखेंगे। कई परीक्षाओं में अणुसूत्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा या इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इस वीडियो में काफी बातें समझाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको पढ़ना है सूत्र, फॉर्मूला। तो रसायन शास्त्र में तत्वों को आसानी से समझने के लिए हमने संकेतों का उपयोग किया। जैसे अगर हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन के लिए H लिख देते हैं, कार्बन लिखना है तो कार्बन के लिए C लिख देते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिख देते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिख देते हैं। ठीक है। तो ये संकेत हो गए, परमाणुओं के क्या हो गए, संकेत। लेकिन जो यौगिक बनते हैं, इन परमाणुओं के मिलने से जो यौगिक बनते हैं, उन हर जगह पर रसायन शास्त्र में हर जगह पर उन यौगिकों का पूरा नाम लिखना मतलब कि कठिन हो जाएगा। ठीक है। मतलब यौगिकों का अगर हम हर जगह पूरा नाम लिखें तो वो ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि यौगिक के जो अणु है, यौगिक का जो अणु है, उस अणु में मौजूद परमाणुओं के संकेतों को लिख देते हैं। ठीक है। और उन संकेतों से जो नया चिन्ह बनता है उसे कहते हैं सूत्र। क्या कहते हैं, सूत्र। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है कि किसी अणु को उसमें उपस्थित परमाणुओं के संकेतों की सहायता से व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि जल लेते हैं। हम जानते हैं कि जल किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इस दोनों को हर जगह पर लिखे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके अणु को हम संकेतों के रूप में लिखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसको हम संकेत के रूप में लिख दिए तो यह क्या लिखा गया, सूत्र। क्या लिखा गया, सूत्र। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखने से ज्यादा बेहतर है कि हम लिखे CO2। ठीक है। तो ये सूत्र है। क्या है, सूत्र। अब सूत्र रसायन शास्त्र में दो तरह से लिखे जाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि सूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल या मूलानुपाती सूत्र और दूसरा होता है अणुसूत्र। ठीक है। तो देखिए परिभाषा क्या है मूलानुपाती या सरल सूत्र का, कि किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम पारस्परिक अनुपात होगा। इसको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ यौगिक ले लेते हैं, कुछ यौगिकों के सूत्र ले लेते हैं। जैसे इसको मिटा रहे हैं और कुछ यौगिकों के सूत्र लेते हैं। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O लिखेंगे जल के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखेंगे, CO2। एथेन को क्या लिखेंगे, C2H6। ठीक है। तो इस तरह के यौगिकों का अगर हमको सरल या मूलानुपाती सूत्र लिखना हो तो यहां कह रहा है कि जब हम इन संकेतों के मतलब कि जो सूत्र में जो परमाणु के संकेत मौजूद है, जो परमाणु मौजूद है, उनके संकेतों का सरल अनुपात, सरल अनुपात। तो देखिए इन दोनों के बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1। अगर यहाँ हम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 1:2। अगर यहाँ हम एथेन का अनुपात देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2:6। अगर इसको सरल अनुपात में बांटे तो क्या होगा, 1:3। 1:3। तो इस तरह के वीडियो मतलब कि अगर हम यौगिकों को देखें तो ये कैसा सूत्र हो गया, एथेन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, 1:3। एथेन का मूलानुपाती सूत्र 1:3। और भी कई यौगिक हो सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6। हम ले लेते हैं बेंजीन, बेंजीन का C6H6। ठीक है। तो इन सब को देखें हम, इसका क्या हो जाएगा, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। अगर इसको मूलानुपाती सूत्र के रूप में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1:2:1।
1। तो ये हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र। कैसा सूत्र हो गया? मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, चलिए अगर बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र देखें तो 1:1। ठीक है, तो इस तरह से मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो सरलतम सूत्र होता है उसके पारस्परिक संख्याओं का पारस्परिक सरलतम सूत्र को हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। अब हम बात करते हैं अणुसूत्र की। ठीक है, अणुसूत्र क्या कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। मतलब कि अणु में मौजूद परमाणुओं की वास्तविक संख्या, यहाँ पर वास्तविक संख्या नहीं लिखी जाती है, यहाँ पर एक सरल अनुपात लिखा जाता है, परमाणुओं के संख्याओं का अनुपात लिखा जाता है, तो मूलानुपाती सूत्र। और अगर वास्तविक संख्या लिखी जाती है तो वह क्या कहलाएगा? अणुसूत्र कहलाएगा। जैसे वास्तविक सूत्र क्या है ग्लूकोज का? C6H12O6। तो ये हो गया अणुसूत्र, क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिले होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो क्या कहा जाएगा? अणुसूत्र। जबकि उसको सरल सूत्र के अनुरूप में बदल देंगे तो उसे हम कहेंगे मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे हम? मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। अब देखते हैं इन दोनों के बीच हम संबंध। बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जिनके मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र समान होते हैं। जैसे आप देखिए जल का हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, अगर इसको काटेंगे फिर भी 2:1 ही आएगा ना। और इसका ये अनुपात सरल अनुपात भी है और ये मान लेते हैं कि ये मूलानुपाती सूत्र है, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? तो वास्तविक संख्या भी तो यही है, तो वास्तविक संख्या भी वही है और उसको अनुपात में बदलते हैं फिर भी वही संख्या है। तो इन दोनों का मतलब इस यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है और अणुसूत्र है दोनों क्या है? समान है। बहुत सारे ऐसे यौगिक जैसे CH4, इसको देखें हम, अगर मूलानुपाती सूत्र देखें तो भी 1:4, अगर अणुसूत्र का देखें तो भी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या का जो अनुपात होगा वो 1:4 ही होगा। तो बहुत सारे ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे अणुसूत्र लिखने की विधि। ठीक है, अणुसूत्र लिखने की विधि को देखते हैं। चलिए अणुसूत्र लिखने की विधि, तो किसी भी यौगिक का अगर हम अणुसूत्र लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि यौगिक के एक अणु में मौजूद जो अवयवी तत्व होते हैं या अवयवी तत्वों के जो परमाणु होते हैं, अवयवी तत्वों के परमाणुओं को अगल बगल लिखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक दूसरे के अगल बगल लिखते हैं, तो हमने लिखा हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें पहले किसको लिखा जाएगा, तो पहले लिखा जाता है विद्युत धनात्मक तत्वों के परमाणु संकेत। ठीक है, जो विद्युत धनात्मक होंगे या जो धात्विक तत्व होंगे उनको हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में विद्युत धनात्मक कौन है? हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को पहले लिखेंगे और क्लोरीन को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अगर हमको लिखना है किसी दूसरे यौगिक का, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड का अगर लिखना हो कैल्शियम ऑक्साइड
कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र लिखना हो तो कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, तो हम किसको पहले लिखेंगे? कैल्शियम और ऑक्सीजन में पहले किसको लिखेंगे? तो विद्युत धनात्मक कौन है? कैल्शियम। जो धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, तो पहले हम कैल्शियम को लिख देंगे, फिर किसको लिखेंगे? ऑक्सीजन को। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या जाननी है इसमें कि पहले तो हम क्या करेंगे, उसके संकेतों को अगल बगल में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि पहले किसको लिखेंगे? जो विद्युत धनात्मक होगा उसे पहले लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके संख्याओं को लिखते हैं कि उस अणु में परमाणुओं की जो संख्या होगी, मतलब अवयवी यौगिक के, आप पूरा लिख सकते हैं कि यौगिक के या यौगिक में मौजूद अवयवी परमाणुओं की अनुमेय संख्या को लिखते हैं। ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु, परस्पर संयोग करके जल बनाते हैं। तो उसका अगर हमको अणुसूत्र लिखना हो तो जल का अणुसूत्र कैसे लिखेंगे? तो पहले H लिखेंगे, फिर O लिखेंगे। उसके बाद पहले किसको लिखना है? तो H को, क्योंकि यह विद्युत धनात्मक है। दूसरी बात क्या समझनी है कि अवयवी परमाणुओं की अनुमेय संख्या को लिखना है। किसको लिखना है? संख्या को, सब्सक्रिप्शन के रूप में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? जल के एक अणु में 2, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी परमाणु का अणुसूत्र लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब किसी अणु का अणुसूत्र लिख सकते हैं या सूत्र लिख सकते हैं। अगला बात क्या समझना होता है, चौथी बात क्या है कि जब कभी कोई अणु अभिक्रिया कर रहा हो, जब कोई अणु अभिक्रिया कर रहा हो और उसके एक से अधिक अणु मौजूद हो, अगर उसके एक से अधिक अणु मौजूद हो तो हम वहाँ क्या करते हैं कि उसके आगे संख्या लिख देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप कि हम लिखते हैं कि H2 + O2 दोनों अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं H2O। अब यहाँ पर इन दोनों की अभिक्रिया से यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु चाहिए। हाइड्रोजन के कितने अणु चाहिए? 2, तो आगे से हम 2 लिख देते हैं। और इससे निर्मित कितने होंगे H2O के अणु? तो जल के 2 अणु मतलब मिलेंगे, तो यहाँ आगे से हम क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। तो ये मूल नियम है जिसके अनुसार आप किसी यौगिक के अणुसूत्र को लिख सकते हैं। बात करते हैं संयोजकता के आधार पर अणुसूत्र लिखना। ठीक है, कि किस तरह से हम किसी तत्व की संयोजकता अगर हमको ज्ञात होगी तो हम उसका अणुसूत्र लिख सकेंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि यौगिक के जो यौगिक के अणु में सहयोग करने वाले तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनकी जो संयोजकता होती है, तत्वों के परमाणुओं की जो संयोजकता होगी और उनकी संख्या जो होगी अणु में, वे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है। मतलब कि किसी अणु में सपोज कीजिए आप कि हमने लिखा H2O, तो ये जल का अणु है। तो जल के अणु में इन दोनों परमाणुओं की जो संख्याएं हैं, जैसे हाइड्रोजन की संख्या है 2 और ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो इन दोनों परमाणुओं की जो संख्याएं हैं इस यौगिक अणु में, वे संख्याएं और इनका जो संयोजकता होगा वे दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वे दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत। मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। तो ध्यान दीजिए आप कि इसकी संयोजकता कितनी है? तो हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 2, और अणु में इनके संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। तो ये संयोजकता का अनुपात है और ये इनकी संख्या का अनुपात है, और दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया कि यौगिक के अणु में सहयोग करने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या उन तत्वों की संयोजकताओं के विपरीत अनुपात में होती है। अगर आप नहीं समझे तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। सपोज कीजिए कि हम तत्व लेते हैं A और B। ठीक है। और इनकी संयोजकताएं जो है, इनकी संयोजकताएं देखते हैं कि इसकी संयोजकता है X और इसकी संयोजकता है Y। अब क्या होगा कि इनकी संयोजकताओं का अनुपात क्या है? X/Y। इन दोनों में अगर इन
इससे यौगिक बनेगा, मतलब इसका जो अणु बनेगा, ये दोनों जब संयोग करेंगे तो ये अनुपात उल्टा हो जाएगा। ये जब दोनों संयोग करेंगे तो इनकी संख्याओं को देखा जाए कि हाँ ये किस अनुपात में मतलब संयोग कर रहे हैं, तो इनकी संख्याएं बदल जाएगी। मतलब कि ए की संख्या y होगी और b की संख्या x हो जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। अब हमें कुछ एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को देखिए, अगर हम तत्व लेते हैं, कौन कौन तत्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अगर हम दोनों की संयोजकताएं देखें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ संयोजकता, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और क्लोरीन की संयोजकता 1, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इस संयोजकताओं का जो अनुपात होगा, इनकी संख्याओं का अनुपात दोनों विपरीत होता है, तो ये संयोजकता यहाँ चली आएगी और ये यहाँ, तो बना क्या HCl। क्या बना HCl। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो यौगिक बनेंगे दोनों से संयोग करके, उसका अनुसूत्र क्या होगा HCl। अगर हम और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तत्व यौगिक, ठीक है, तत्व के रूप में हम लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। हम जल को देखते हैं, संयोजकता दोनों की हम देखते हैं, तो हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 2, तो इसका जो अनुसूत्र बनेगा, जो अनुसूत्र बनेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये यहाँ और ये यहाँ, तो H2 हो जाएगा। मतलब संयोजकता 1 है तो इसकी संख्या 2 होगी, इसकी संयोजकता 2 है तो इसकी संख्या 1 होगी। मतलब ये संयोजकता जो है वो जाकर के परमाणु की संख्या बन जाता है, किसमें, अणु में। क्लियर। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। कुछ और भी ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कार्बन तत्व के रूप में हम लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए, इसकी संयोजकताएं कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1। अब दोनों जब अणु के रूप में आएंगे, जब ये दोनों संयोग करेंगे तो इनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इसके अनुपात का उल्टा, तो ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, तो C1 1 को नहीं लिखते हैं और H4, तो CH4 मीथेन बना। तो इस तरह से संयोजकता के आधार पर भी, संयोजकता के आधार पर भी हम अनुसूत्र लिख सकते हैं, संयोजकता के आधार पर अनुसूत्र लिख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, ये तो बात हो गई संयोजकता के आधार पर अनुसूत्र लिखने की। अब हम बात करेंगे मूलक के बारे में। इसके बारे में, मूलक के बारे में, तो आप इसको नोट कर जाइए, वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे मूलक कि आखिर मूलक क्या होता है। मैं परिभाषा लिख देता हूँ, टाइम ज़्यादा लैप्स नहीं होगा। अब हम ध्यान देते हैं कि मूलक क्या होता है। तो मूलक वे परमाणु या परमाणुओं के, मतलब कि परमाणुओं का ऐसा समूह, या अकेला परमाणु भी हो सकता है, या परमाणुओं का ऐसा समूह होगा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में जब भाग लेता है तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखता है और परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। सपोज करने के लिए अगर हम देखें कि अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, जैसे NaCl, सॉरी ये तो लवण है, HCl प्लस क्षार के रूप में हम लेते हैं NaOH को, रिएक्शन होगा तो बनेगा NaCl। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए आप कि क्लोरीन जो था, ठीक, वह यहाँ भी क्या रहा, क्लोरीन ही रहा, या यह OH जो है वह आगे जाकर के इसका जो एक हाइड्रोजन है इससे जाकर के यह OH से करेगा और H2O बना लेगा। ठीक है। तो ये OH उसी तरह से रह गया। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे H और OH जुड़ा हुआ है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों मिलकर के जल बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह जब जुड़ेंगे ये और अपना अस्तित्व कायम रख रहे हैं, अर्थात इसको क्या कहेंगे, हम मूलक कहेंगे। क्या कहेंगे, मूलक। और इसकी संयोजकता समान होती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये OH है, एक साथ है और इसकी संयोजकता 1 है। जबकि आप अगर ध्यान दें तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, लेकिन इस दोनों के मिल करके ये जो मूलक बना हुआ है, रेडिकल्स है, इसका क्या संयोजकता 1। यहाँ पर 1 लिखने का ये मतलब नहीं कि सभी की संयोजकताएं 1 होंगी, संख्या रूप में समान होती है। जैसे ध्यान दीजिए आप
कि यहाँ पर है HCO3, इसकी संयोजकता 1 है। यहाँ पर SO4 की संयोजकता क्या होगी? 2 होती है। SO3 की संयोजकता क्या होगी? 3 होगी, सॉरी 2 होगी। और CO3 की संयोजकता भी क्या होगी? 2 होगी। तो ये परमाणुओं के समूह है और इसकी संयोजकता समान है, 1 है, अतः इसको हम क्या कहेंगे? मूलक कहेंगे। ठीक है। मूलक 2 प्रकार के होते हैं। मूलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक मूलक, ध्यान देंगे। धनात्मक मूलक वे मूलक जो जिन पर धन आयन होता है उसे हम कहते हैं धनात्मक मूलक। एग्जाम्पल के तौर पर सभी धात्विक और विद्युत धनात्मक मूलक। जैसे अगर आपको देखें कि Ca++, ये कैसा कैल्शियम है ना, और आप जानते हैं कैल्शियम धातु है, तो धातु क्या होगा? धनात्मक मूलक होगा। सोडियम ये क्या धातु है, तो ये कैसा मूलक होगा? धनात्मक मूलक। तो सभी धातु जो होते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो हाइड्रोजन क्या होगा? धनात्मक मूलक होगा। तो हाइड्रोजन और सभी धातु जो होते हैं वे कैसे मूलक होते हैं? हाइड्रोजन और सभी धातुओं के जो मूलक होते हैं वे कैसे होते हैं? धनात्मक मूलक होते हैं। ठीक है। साथ ही जो भी अधातुओं से बने हुए मूलक होते हैं वे ऋणात्मक मूलक होते हैं। तो ऋणात्मक मूलक और इनकी संयोजकताएं समान होती है। अब चलिए ध्यान देते हैं हम कि यहाँ पर कुछ मूलक लिखे गए हैं, वो ऋणात्मक मूलक लिखे गए हैं। कैसे मूलक लिखे गए हैं? ऋणात्मक। मैं इसका नाम बोल देता हूँ, आप हो सके तो नोट कर सकते हैं कहीं पर, क्योंकि मैंने यहाँ केवल मतलब कि संकेत लिखा है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड मूलक। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड मूलक या हाइड्रोक्सिल मूलक। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल मूलक। यह है फ्लोराइड मूलक। ठीक है। ये फ्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये नाइट्रेट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट। और इन सभी की संयोजकताएं 1 होती है। क्या होती है? 1। अगर हम बात करें सल्फेट और ये क्या है? सल्फेट, सल्फाइड और ये कार्बोनेट। क्या है? कार्बोनेट। इन सब की संयोजकताएं 2 होती है। संयोजकताएं कितनी होती है? 2। अब बात करें हम PO4 फॉस्फेट, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। और ये सभी ऋणात्मक है। ठीक है। ये सभी कैसे मूलक है? ऋणायन है, मतलब कि ऋणावेशित मूलक है। तो जब इसकी संयोजकताएं पता हो गई तो इसके अनुसार भी हम क्या कर सकते हैं? अनुसूत्र बना सकते हैं इससे। जैसे आप सपोज कीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है, मूलक के रूप में हम लेते हैं, मूलकों से भी अनुसूत्र बनाए जा सकते हैं कि सोडियम ले लिए, ठीक है, और ब्रोमीन ले लिए। अब इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 1, दोनों की संयोजकता कितनी है? 1। तो जब यौगिक बनाएगा, ये संयोजकताएं लिखी गई है, जब इससे जो अणु बनेगा उसका अनुसूत्र क्या होगा? तो NaBr। वही हम देखें कि मूलक के रूप में हम लेते हैं Na+ और ले लेते हैं SO4 या CO3। इस पर तो 2 माइनस है। तो इसकी संयोजकताओं को देखिए आप। संयोजकता सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। और कार्बोनेट की संयोजकता 2। अब अगर इसका अनुसूत्र लिखना हो, क्या लिखना हो? अनुसूत्र लिखना हो, तो क्या करेंगे हम? इन दोनों की संयोजकताओं, मतलब इनकी अणु में जो संख्या होगी संयोजकता का विपरीत होगा। तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो हो जाएगा Na2CO3। अगर नाम की बात करें तो सोडियम और CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनेट। मैंने यहाँ सबके नाम बता दिए हैं। अब थोड़ा सा पीछे खींचे वीडियो को, आपको सबका नाम बताया गया है। तो इस तरह से आप यौगिक भी बना सकते हैं मूलकों से, उसके नाम भी आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपको ये नाम याद रहे तो। जैसे आप सपोज कीजिए कि मैं एक और यौगिक लेता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ, और मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे आप सपोज कीजिए कि लिखा हुआ है सोडियम है, मूलक के रूप में हमने लिया,
सोडियम और ले लिया हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। ये पॉजिटिव धनात्मक आयन है, ये ऋणात्मक आयन है। इसकी संयोजकता 1 और इसकी संयोजकता भी 1। अगर अणुसूत्र बनेगा, जो अणुसूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, NaHCO3। NaHCO3 आप जानते हैं कि ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट ना, तो इस पूरे का नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम ले लेते हैं कैल्शियम, मूलक के रूप में लेते हैं हम कैल्शियम, जो कि धनायन है और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। और हम लेते हैं कार्बोनेट CO3, इसकी संयोजकता कितनी है, 2। दोनों की संयोजकता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जब संयोजकता समान हो, जब संयोजकता समान हो और इसका सरलतम अनुपात लेते हैं, क्या लेते हैं, तो इसका सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। तो इस 1 को हम लेंगे अणुसूत्र लिखने के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Ca और CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कैल्शियम और CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। तो इस तरह से आप संयोजकता के आधार पर अणुसूत्र लिख सकते हैं। मूलकों को हमने समझ लिया, तो बस आज के लिए इतना ही। गर्मी काफ़ी है, धन्यवाद।